अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? ओके जी, तो अब हम न्यूमेरिकल नंबर 13.6 करने लगे हैं। यानी न्यूमेरिकल नंबर 13.6। ये भी एक सर्किट सॉल्विंग वाला न्यूमेरिकल है। इसमें भी आपने एक सर्किट को सॉल्व करना है और फाइंड क्या करना है जी। वो कहता है जी कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो आपने हर रेजिस्टर के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करके देना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन से वाला जी? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल इन द सर्किट। तो दो सेल है आपके पास, तीसरा रेजिस्टर लगा हुआ है। तो एक सेल तो आपके पास ये है और एक सेल जो है वो आपके पास ये है। ये जो तीसरा है ये रेजिस्टर है, ठीक है ना। तो सबसे पहली तो आपको सर्किट की पहचान होनी चाहिए कि सेल कौन सा है और रजिस्टर कौन सा है। अब सेल जो होता है उसके पास ईएमएफ होती है, इसकी ईएमएफ को ई1 कह देते हैं और दूसरे सेल की ईएमएफ को ई2 कह देते हैं। ठीक है जी। ये जो आपको सेल के अंदर छोटी सी रेजिस्टेंस आ रही है नजर, ये इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको आर बोलते हैं। तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम R1 कह देते हैं और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम R2 कह देते हैं। जबकि जो हमारे रजिस्टर की रेजिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला हुआ है? आर। अब आपने एक्चुअली में बताना ये है कि ये पहली बैटरी के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और इसी तरह दूसरी बैटरी के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो ये दोनों चीजें आपने मालूम करनी है। अब जरा देखिएगा, आपने मालूम करना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पहली बैटरी का यानी VT1 और आपने मालूम करना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दूसरी बैटरी का यानी VT2। ये दोनों आपने मालूम करने हैं। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है ईएमएफ माइनस आई आर। अब चूंकि ये वन वाला है तो आपके पास आर कौन सा आ जाएगा? वन वाला। और ईएमएफ भी कौन सा आ जाएगा? वन वाला। ठीक है। और अगर दूसरे की बात करें तो उसका जो पोटेंशियल है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका फार्मूला होगा दूसरे का ईएमएफ माइनस आई आर और ये रेजिस्टेंस किसकी होगी? दूसरे की। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आपके पास पहली बैटरी का भी ईएमएफ मौजूद है। यहाँ पर देखें 6 वोल्ट लिखा है पहली दूसरी बैटरी का, सॉरी। और पहली बैटरी का ईएमएफ आपके पास 24 वोल्ट है। तो ईएमएफ 1 भी दिया गया, ईएमएफ 2 भी दिया गया। और R1 यानी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 ये दी गई है आपको, जो कि 0.10 ओम है। यानी R1 भी मौजूद है आपके पास। और इसी तरह ये R2 भी आपको दी गई है 0.9 ओम। ये भी R2 भी मौजूद है। तो इन फार्मूलों में सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या रह जाता है फिर? तो इन फार्मूलों में सिर्फ आपके पास रह जाता है करंट। आपने ये मालूम करना है कि सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। और जब आप करंट मालूम कर लेंगे तो फिर आप ये सर्किट इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है ना। क्योंकि देखें दोनों फार्मूले में हमें किस चीज की जरूरत है? करंट की जरूरत है ना। बात पहले पड़ी है कि नहीं? सर्किट पहले समझना है, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। ओके करें जिनको समझ में आया, जिनको नहीं आया दोबारा पूछ लें। एक दफा रिपीट कर देता हूँ। ये सर्किट है आपके पास और सर्किट जो है बेटा टॉपिक पढ़ा था हमने, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें निकाला था हमने ये फार्मूला। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाला टॉपिक शायद आपने ना पढ़ा हो, याद नहीं है मुझे। बहरहाल ये आपके पास सर्किट में एक रेजिस्टर लगा हुआ है। तो आपके पास बैटरियां लगी हैं, एक ये और एक ये। बैटरी 1 का ईएमएफ 1 होगा जो कि ये दिया गया 24 वोल्ट। बैटरी 2 का ईएमएफ होगा 2 जो कि आपको दिया गया है 6 वोल्ट। फिर बैटरी 1 के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको स्मॉल r1 बोल लें, जो बैटरी 2 के अंदर रेजिस्टेंस है उसको स्मॉल r2 बोल लें। आपने ये बताना है कि ये पहली बैटरी के टर्मिनल्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा।
और फिर आपने ये बताना है दूसरी बैटरी के टर्मिनल्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी पहली बैटरी के टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस VT1 और दूसरी बैटरी के पोटेंशियल्स पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दूसरी बैटरी के टर्मिनल्स पर, वो कितना है जी, VT2। फार्मूला इनका होता है EMF माइनस करंट R1। तो क्योंकि ये VT1 है आपके पास, यानी पहला आपके पास वोल्टेज है, पहली बैटरी का पोटेंशियल है, तो 1 1 आएगा। इसी तरह यहाँ 2 2 आएगा। तो करंट आपने मालूम करना है, सबसे पहले हम करंट मालूम कर लेते हैं। अब करंट का फार्मूला भी सबको पता है जी। करंट का फार्मूला होता है वोल्टेज ओवर आर। यहाँ पर आपके वोल्टेज, क्योंकि दो बैटरियां लगी हैं तो उनका ईएमएफ आएगा, और रेजिस्टेंस आएगी इक्विवेलेंट वाली। अब यहाँ से ईएमएफ मालूम करते हैं पहले दोनों बैटरीज का। तो ईएमएफ मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे जी, आप दोनों ईएमएफ को माइनस कर देंगे। तो आप क्या करेंगे जी, आप E1 में से E2 को माइनस कर देंगे। अब ये माइनस क्यों करेंगे, जरा फोकस कीजिएगा। मैं डायग्राम एक दफा साफ कर दूं। आप देखिएगा जरा, ये जो बैटरी 1 है इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जो लेंथी टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है, शॉर्ट वाला पॉजिटिव, लेंथ वाला नेगेटिव। अब अगर देखें तो करंट आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो ये पहली बैटरी की वजह से करंट फ्लो करेगा कुछ ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, करंट 1। और अगर मैं दूसरी बैटरी की बात करूं तो दूसरी बैटरी का पॉजिटिव ये है, तो करंट यहाँ से यहाँ जाएगा। तो इसका जो आपके पास वोल्टेज है या करंट है वो ऐसे मूव करेगा I2। तो देखें दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से टोटल ईएमएफ के केस में इनको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। और बड़ी वाली बैटरी कौन है, ये 24 वोल्ट वाली पहली बैटरी, और दूसरी बैटरी है 6 वोल्ट की। तो 24 वोल्ट वाली यानी E1 E1 हम पहले लिखेंगे और E2 हम बाद में लिखेंगे। तो बराबर करें जी, E1 आपके पास है 24 वोल्ट, E2 आपके पास 6 वोल्ट है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 18 वोल्ट। ये एक्चुअली में आपका टोटल ईएमएफ है जो कि सर्किट में चल रहा है, क्योंकि बाकी जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपने मालूम करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। तीन रेजिस्टर्स लगे हुए हैं आपके पास, मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, एक ये वाला, एक ये मेन रेजिस्टर और एक ये वाला। तो तीन रेजिस्टर है, तीनों सीरीज में है। तो अब रजिस्टर आपके सीरीज में लगे हो तो फिर उनको जमा करने का तरीका होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपली जमा करने। तो यहाँ पर R1 जो है वो आपके पास मेन रजिस्टर होगा, उसको सिर्फ R कह दें। और बाकी जो R1 और R2 जो मैंने लिखा है वो एक्चुअली आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, जो कि स्मॉल r से शो होती है। तो R1 प्लस R2 ये पहली बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस और ये दूसरी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर आप डायग्राम में गौर करें तो पहली बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस, पहले हम अपने मेन रेजिस्टर की बात कर लेते हैं, 8 ओम। पहली बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 या 0.10 कह लें, एक ही मतलब है। और तीसरे की ये लिखी है 0.90। ठीक है जी, नो। इन तीनों को जब आप जमा करेंगे तो 9 ओम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपकी टोटल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट। अब आप करंट मालूम कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके। तो करंट का फार्मूला आपके सामने मौजूद है। 8 कहाँ से आया बेटा, ये जो रजिस्टर आपको नजर आ रहा है मेन वाला, ये वाला जो सबसे बड़ा रजिस्टर लगा हुआ है, इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस 8 ओम है, तो वहां से आया 8 नाउ आप यहाँ से करंट मालूम कर ले। तो करंट बराबर है जी ईएमएफ डिवाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ईएमएफ हमारा आया था 18 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारी आई है 9 ओम। तो सबको पता है 9 2 18 होता है, तो 2 एम्पेयर का करंट आएगा। ये बच्चों आ गया टोटल करंट जो कि सर्किट में से मूव कर रहा है, 2 एम्पेयर। अब आप इजिली वोल्टेज मालूम कर सकते हैं, देखिएगा जरा। पहली बात, पहली बैटरी के जो वोल्टेज है उसको बोलेंगे VT1। पहली बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज बराबर है E1 माइनस IR1। अब पहली बैटरी का ईएमएफ देखें तो वो 24 वोल्ट है। करंट आपको मैंने निकाल के दिया 2, और R1 उसकी है 0.10। ठीक है जी, तो 24 माइनस 2 को जब आप 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0.20। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा जी 23.8 वोल्ट। तो ये आपके पास पहली बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज है,
यानी पहली बैटरी के टर्मिनल्स पर आपको ये वाले वोल्टेज नजर आए। ओके होगी बात? पहली बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज समझ आए बच्चों? अगर नहीं आए मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया मैं दोबारा बता देता हूँ, आप इजी हो गए पूछा करें। जैसे ही समझ ना आया करे फौरन पूछ लिया करें, और कोई छोटी सी बात भी समझ में ना आए तो पूछ लिया करें, बेइज्जती ना महसूस किया करें। समझ आ गया भाई? चले ठीक है। लो बच्चों, अब आपने बात को ना तवज्जो से समझना है। अब ये वाली बात आपने बड़ी तवज्जो से समझनी है, क्योंकि ये बात है ही तवज्जो तलब। देखिएगा जरा, अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो आपके पास हायर वोल्टेज वाली बैटरी कौन है? ये वाली E1 के पास टोटल कितने वोल्टेज हैं? 24। और जो कम वोल्टेज वाली बैटरी है वो ये है, 6 वोल्ट वाली। अब जिसके अंदर ज्यादा वोल्टेज होते हैं, सर्किट के अंदर करंट उसी का चलता है, ठीक है? तो यहाँ पर करंट कौन चलाएगी? बैटरी नंबर 1। यानी जो आपकी पहली बैटरी है वही आपका करंट चला रही है, क्योंकि उसके वोल्टेज ज्यादा है, ईएमएफ ज्यादा है। जबकि जो दूसरी बैटरी है वो करंट नहीं चलाएगी, वो चार्ज होगी। क्या होगी? चार्ज। और ये वाली जो बैटरी है ये क्या होगी? डिस्चार्ज। क्योंकि ये अपना करंट इस्तेमाल कर रही है, और वो जो दूसरी बैटरी है वो करंट इस्तेमाल नहीं कर रही, वो तो करंट हासिल कर रही है दूसरी बैटरी से। अब अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने बताया था एक फादर वाली मिसाल से, फादर और शॉप। तो जब वो फादर पैसे देते हैं, तो फादर जब पैसे देते हैं तो वो ये वाली बैटरी होती है, बैटरी नंबर 1, डिस्चार्ज करने वाली बैटरी, जो करंट दे रही है। और फिर आप शॉप पर जाते हैं, वो रजिस्टर होता है। और फिर जब दोबारा वालिद साहब के पास आते हैं तो बकाया पैसे वापस करते हैं, तब वो वालिद साहब ये वाली बैटरी बन जाते हैं, यानी चार्ज होने वाली बैटरी, जो आपसे पैसे ले रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो उस केस में मैंने बोला था कि आपने करंट और आर को क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। यानी इस केस में जो वोल्टेज है वो क्या लेना है? नेगेटिव। पोटेंशियल चेंज क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। क्योंकि यहाँ पर बैटरी करंट दे नहीं रही, हासिल कर रही है। बैटरी यहाँ पर करंट सर्किट में दे नहीं रही, सर्किट से ले रही है। तो यहाँ पर वोल्टेज चेंज इसका कैसा आएगा? नेगेटिव। अब अगर मैं इसके वोल्टेज की बात करूं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो बराबर होगा E2 - IR2। लेकिन IR2 जो है ना, उनके साथ भी क्या लगेगा? माइनस लगेगा। IR2, IR2 का मतलब होता है वोल्टेज चेंज, कितना वोल्टेज में चेंज आ रहा है। तो अगर आप गौर करें तो आपका जो वोल्टेज चेंज है वो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि जो बैटरी है वो क्या कर रही है? चार्ज कर रही है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है, नेगेटिव इसलिए आया है बिकॉज द बैटरी इज चार्जिंग। बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो रही, चार्ज हो रही है। और बैटरी के चार्ज होने का मतलब ये है कि बैटरी करंट खींच रही है, दे नहीं रही। तो जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो फिर आपने याद रखना है कि जो वोल्टेज चेंज है वो नेगेटिव आता है, यानी नेगेटिव वी। और वोल्टेज चेंज तो एक्चुअली में नेगेटिव आई आर होगा, क्योंकि वोल्टेज आई आर के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर ये जो आई आर लगाया, इसके साथ हमने क्या लगाया? नेगेटिव लगाया। अब ये वाला नेगेटिव और ये ब्रैकेट के अंदर वाला नेगेटिव मिलेंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे। तो आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा E2 - IR2। तो E2 आपके पास 6 वोल्ट है, करंट आपको पता है 2 ही रहेगा, क्योंकि सर्किट सीरीज में है, सीरीज में सेम करंट रहता है हर जगह। और R2 देखें, ये वाली रेजिस्टेंस है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस हो बैटरी नंबर 2, तो जो कि आपके पास है 0.9। तो जब आप इसको करेंगे तो ये आएगा आप जमा, जहां तक मेरा ख्याल है ये 1.8 आएगा। और जब आप इसको ऐड कर देंगे तो ये 7.8 वोल्टेज बनेंगे। चेक कर लेते हैं जी, ये 7.8 वोल्टेज ही बनेंगे। जी जी बच्चों, समझ में आ गया? बाकी लोग भी जवाब देने काइंडली। पानी का मसला नहीं है, ये एलर्जी हो गई है, पानी से हल नहीं होगी। फातिमा आपको समझ में आया है? और फिजा आपको?
चलें ठीक है, अच्छी बात है। चलें बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले शाबाश जल्दी से। 1 2 3, ओके बाय। लो जी। ये आपका आखिरी न्यूमेरिकल था जो मैंने करवाना था। उसकी वजह ये है कि जो आपका अगला न्यूमेरिकल है 13.7, ये पेपर में नहीं पूछा जाता क्योंकि लेंथी है। और 13.8 तो बेइंतहा लेंथी है, तो ये भी पेपर में नहीं पूछा जाता। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो याद रखना कि ये किरचॉफ के लॉ से होंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं होगा या किसी जगह पर फंस जाएंगे तो मैं गाइड कर दूंगा, मुझे बता दीजिएगा। लेकिन वैसे इनको करवाना मेरे लिए टाइम वेस्ट है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने याद रखना है, सिर्फ आपने किरचॉफ के सेकंड लॉ को लगाना है और ये सॉल्व हो जाने हैं। ठीक है जी। तो किरचॉफ सेकंड लॉ, अगर आप ये किरचॉफ का दूसरा कानून लगाएं तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, 13.8 भी और 13.9 भी। तो बहरहाल ये बात आपने याद रखनी है और इनको सॉल्व कर लेना जी। कोई मसला मसाइल तो नहीं बच्चों? जल्दी से इस चैप्टर का एक रिव्यू ले लेते हैं। ये है वो मेजर टॉपिक्स जो कि आपने इस चैप्टर में पढ़ने थे। इलेक्ट्रिक करंट, सोर्सेज ऑफ करंट, इफेक्ट्स ऑफ करंट, ओहम्स लॉ और बाकी सारे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जहां से हमने शुरू किया था, इलेक्ट्रिक करंट से। यहाँ पर सबसे पहली चीज आपने पढ़ी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को मोशन में पढ़ते हैं। तो अगर चार्जेस मूव कर रहे हो तो उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा जाता है। यार पानी पिला दो। मूविंग चार्जेस एसोसिएट बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये बात भी आपने याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रेस्ट पर है, इसको बोलते हैं एट रेस्ट। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आपके पास रेस्ट पर पड़ा हुआ है तो इस पॉजिटिव चार्ज के पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। और ये बात मैं पिछले चैप्टर में भी बता चुका हूँ, इस चैप्टर में भी शुरू में बताई थी। इसके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज मोशन करने लग जाए, तो लेट्स से ये पॉजिटिव चार्ज इन मोशन है, तो इस केस में आपने याद रखना है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इन मोशन में आ जाए तो उसके पास नंबर वन इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगी। और यही यही कॉन्सेप्ट आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि जब किसी तार में से करंट गुजरता है तो उसके पास उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अगला कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे है कि अगर आपका पॉजिटिव चार्ज मूव तो कर रहा है लेकिन अब उसका मोशन है एक्सेलरेटेड मोशन, यानी चार्ज की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा या कम हो रही है। ऐसे मोशन को बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हो या ज्यादा हो रही हो। तो इसमें याद रखना है कि इसमें जो चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, इसमें उस चार्ज के पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। और इसके साथ साथ ये चार्ज अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी निकालेगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, अगर वो मूव कर रहा है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है ना तो फिर उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस भी होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस भी निकालेंगे। इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो ये एमसीक्यूज में बार दफा आ जाता होता है, एंट्री टेस्ट में भी आ जाता है और एफएससी में भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सेलरेटेड मोशन उस मोशन को कहते हैं जिसमें बॉडी की रफ्तार ज्यादा या कम हो रही हो। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है सिंपली ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन पाया जाए, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है रफ्तार में चेंज आ रहा है, या तो रफ्तार बढ़ रही है या कम हो रही है। तो अगर आपका चार्ज की रफ्तार ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, जैसे 10 20 30 40 या फिर 50 40 30 20 10, रफ्तार कम ज्यादा हो रही है, तो इसको इसको कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक हो गया बच्चों? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। 1 2 3, ओके बाय। देन हमने करंट के बारे में पढ़ा था, हमने कहा था जी था टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर या क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये फील्ड लिखा हुआ इधर, ये याद रखना है, फील्ड नहीं है, करंट है।
तो करंट का मतलब एक ही है, ये ब्राउन वाली लाइन, टाइम रेट ऑफ फ्लो, यानी किसी खास वक्त में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी जगह से एक सेकंड में 4 चार्जेस गुजरते हैं, 1 2 3 एंड 4, और ये सारे चार्जेस इस जगह से तकरीबन एक सेकंड में गुजरते हैं, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो करंट है वो कितना है जी, वो है 4 एम्पेयर, क्योंकि 4 चार्जेस गुजरे हैं। इसी तरह अगर यहाँ से 6 चार्जेस गुजरते हैं फॉर एग्जांपल, तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो अगर यहाँ से 6 चार्ज एक साथ गुजरते हैं एक सेकंड में, तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि कितना करंट है जी, 6 एम्पेयर। तो करंट असल में ये होता है कि कितने चार्जेस एक जगह से कितने वक्त में गुजरते हैं। ओके होगी बात। चलें जी, यहाँ से इसका फार्मूला याद रखना है। ये आप एनिमेशन भी देख सकते हैं कि कितने चार्जेस गुजरे हैं तार में से। फार्मूला इसका होता है चार्ज ओवर टाइम, यानी करंट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। आप लोग को ये बात अब सिखा चुका हूँ कि क्यू बराबर होता है एन ई के, तो आप यहाँ पर करंट का फार्मूला बदल भी सकते हैं। तो करंट का फार्मूला चार्ज की जगह एन ई लिखते, नीचे आ जाएगा टी, तो एन ई डिवाइड बाय टी। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर यूनिट्स एंड डायमेंशंस इसके याद रखने हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है जी, स्केलर। स्केलर का मतलब है इसकी डायरेक्शन कोई नहीं होती। इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पेयर, इसका ऐसा यूनिट एम्पेयर है, और डायमेंशंस इसकी यही है। अब ये डायमेंशंस क्यों है, क्योंकि आपको पता है करंट एक बेस क्वांटिटी है, और बेस क्वांटिटी की डायमेंशंस वही होती हैं, चेंज नहीं होती। जो उनका सिंबल होता है ना, या जो उनका यूनिट होता है, नाम होता है, उसी बेस पे उनकी डायमेंशन होती है, चेंज नहीं होती। तो इसकी जो डायमेंशन है वो ए है। एक एम्पेयर करंट कितना होता है जी, ये पेपर में आधा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। एक एम्पेयर करंट कितना हो जाए जी, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। अगर किसी जगह से 1 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है, वो कैसे गुजरेगा जी, अगर 1 कूलम का चार्ज गुजरे उधर से इन 1 सेकेंड, तो अगर किसी एरिया में से 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज गुजरता है, ठीक है, तो वहां पर कितना करंट होगा, 1 एम्पेयर। यानी मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में गुजरता है, तो वो कितने एम्पेयर करंट होता है, 1 एम्पेयर। तो अगर मैं कहूँ जी 2 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में गुजरेगा, तो कितने एम्पेयर करंट होगा, यस, 2 एम्पेयर। अगर 3 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में गुजरेगा, तो कितने एम्पेयर करंट होगा, 3 एम्पेयर। तो ये बात याद रखनी है, इस बात का यही मतलब है ना। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। 1 2 3 ओके बाय नाउ। लेट्स मूव टू द चार्ज कैरियर्स इन डिफरेंट मीडियम। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज एन एमसीक्यू है, तो ये भी आपने याद रखना है, दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज भी बनते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी। अच्छा जी, अब पहली बात, अगर आपका मीडियम है मेटल, ठीक है जी, मेटल का मतलब होता है जी सोडियम, या मेटल का मतलब होता है जी लिथियम, या लगा लें मेटल का मतलब होता है आयरन, आयरन को Fe से शो किया जाता है, या मेटल का मतलब आप लगा लें जी, और भी स्टील होता है जी, वो भी मेटल होता है। ठीक है जी, वैसे बेसिकली अगर मेटल की बात की जाए तो सोडियम, लिथियम, आयरन एज वेल एज टंगस्टन एक मेटल होता है। तो बाकी बहुत सारे मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स वो एंटिटीज होती हैं जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आजाद इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो मेटल्स में करंट आजाद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहता है। जब हम मेटल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो उनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करने लग जाते हैं, जिसका मतलब होता है करंट। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर से करंट गुजर जाता है। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स वो लिक्विड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी या करंट को कंडक्ट करते हैं। तो दोज लिक्विड दैट कंडक्ट करंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस पाए जाते हैं, जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है। जैसे आपकी बुक में एक मिसाल दी गई है, कॉपर और सल्फेट। ठीक है जी। इस तरह और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर आप अपनी यूपीएस की बैटरी को देखें, तो उसके अंदर जो है ना वो एंटीमनी, ठीक है जी, और कैल्शियम के आयंस होते हैं। तो एंटीमनी और कैल्शियम की वजह से इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो करता है। ये ड्राई बैटरीज में होता है मोस्टली, एंटीमनी एंड कैल्शियम। ठीक है जी। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे
हाइड्रोजन OH लगा लें और SO4 नेगेटिव लगा लें, तो ये भी आपके पास होता है। बहरहाल ये केमिस्ट्री वाले बच्चों की डिस्कशन है, हमारी नहीं है। आप आपने याद ये रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट कुछ इस तरह से फ्लो करता है। गैसेस जो है उसमें उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं और आइंस भी पाए जाते हैं, जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है। और सेमीकंडक्टर जो है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। सेमीकंडक्टर की आसान मिसाल है सोलर पैनल। तो जो सोलर पैनल होता है आपके पास, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो और होल की वजह से करंट फ्लो करता है। अब ये होते क्या है, इनके बारे में चैप्टर नंबर 19 में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें, 1 2 3, ओके बाय। अब ऐसा करें कि आप ना दोबारा मीटिंग ज्वाइन करें, एंड होने वाली है दोबारा।